नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस। और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। भूजा होता है ना, भूजा चना का, भूजे की तरह इस बार भारत रत्न बांटा गया है। 5-5 भारत रत्न बांटा गया है। क्या नरेंद्र मोदी ये जो जितने भारत रत्न दिए गए हैं उनके विचारों से सहमत हैं? ना। नरेंद्र मोदी और भाजपा सिर्फ चुनावी गुणागणित जानते हैं, उसके अलावा उन्हें कुछ पता नहीं। और वो चुनावी गुणागणित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो शरद पवार को भी पद्म दे सकते हैं और वो हिंदुओं के संघारक मुलायम सिंह को भी पद्म दे सकते हैं और वो हिंदुओं के संघारक अधिकारी को राम मंदिर ट्रस्ट पूरा सौंप सकते हैं। तो भाजपा का मतलब है चुनावी मशीन। इस चुनावी मशीन ने कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी के बाद नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दिया है। हम समझेंगे, वैसे मैंने आपको कल क्लियर किया था, लेकिन हम समझेंगे इसमें चुनाव कितना है। लेकिन इसका एक पक्ष मैं आज आपको नहीं डिक्लेयर करूंगा, एक पक्ष मैं आपको 1-2 दिन में डिक्लेयर करूंगा कि इसमें मोदी सरकार ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नेटवर्क को भी भारत रत्न देकर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बिल गेट्स जैसों को भी संतुष्ट करने का प्रयास किया है कि मैं हूं तभी तक तुम्हारी पूरी नीतियां सर्वाइकल कैंसर के नाम पे 9 वर्ष की बच्चियों को भी टीका ठोक सकते हो, मैं नहीं रहूंगा तो नहीं हो पाएगा। तो इसमें भारत के विनाश में एक बड़ी भूमिका निभाने वाले को भी, पहले तो वो विकास था, वो विकास एक समय बाद विनाश में तब्दील हुआ और WHO से लेकर हर उस जगह में इसको प्रोजेक्ट किया गया, उस नेटवर्क को भी उन्होंने भारत रत्न दिया है। पर ये किसी और एपिसोड में, नहीं तो मुद्दे बड़े हो जाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि YouTube वीडियो को सजेस्ट कर सके। चैनल को सब्सक्राइब कराइए, बेल आइकन दबाइए, घंटी बजाइए, ऑल का बटन दबाइए। ज्वाइन बटन से इस चैनल को बचाए रखिए, ये आपका चैनल है और कंटेंट का एक छोटा सा मूल्य है 100 रुपीज पर मंथ का, उसे जरूर चुकाइए। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस साल, जब चुनाव अगले महीने 2 महीने में हो रहे हैं, तब कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और भारत में हरित क्रांति के अगुआ कहे जाने वाले कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया है। और इस पर चर्चा है कि नरेंद्र मोदी की राजनीति इसके पीछे क्या है। नरेंद्र मोदी की राजनीति सीधी सपाट है, वोट बैंक की राजनीति। 1978 में भारत में कोटा राज प्रणाली की शुरुआत, जातियों का कोटा सिस्टम चालू करने की शुरुआत कर्पूरी ठाकुर ने बिहार से की थी। बिहार के वो मुख्यमंत्री थे। नौकरी में 26-27% का जो आरक्षण कोटा प्रणाली है वो इसी व्यक्ति की देन है, इन्हीं की देन है। और उसके 1 साल बाद आपको मोरारजी की सरकार और वाजपेयी की सरकार जब जनता पार्टी की बनी, तो उसने कर्पूरी के उस निर्णय को पूरे भारत में लागू करने के लिए मंडल कमीशन बनाया 79 में। और वो मंडल कमीशन ओबीसी के नाम पर कोटा राज प्रणाली की व्यवस्थित शुरुआत थी। इसको लागू फिर से बीपी सिंह और आडवाणी की सरकार ने 1990 में किया और वो लागू हो गया। तो नरेंद्र मोदी जी का गणित स्पष्ट है कि कर्पूरी ठाकुर के नाम पर ओबीसी जाति को साधा जाए। और इसीलिए वो बार बार, जब तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने आज कभी नहीं कहा कि मैं ओबीसी हूं। लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही वो ओबीसी के नाम पे वोट बटोरने की राजनीति करने निकल चुके।
और उनकी जो जाति है वो भी जन्मजात ओबीसी नहीं है, उसको शामिल किया गया, उसको आपको 99 में शामिल किया गया और नोटिफाई जो नोटिफिकेशन है वो 2000 में इन्हीं की अपनी ही सरकार ने किया। घांची मोड़ जाति को 99 में, जैसे सीए है ना, सीए, तो सीए को नोटिफाई, आपको ध्यान है कि अधिसूचना तो आ गई, राष्ट्रपति का सिग्नेचर भी हो गया, लेकिन वो लागू नहीं हुआ क्योंकि वो नोटिफाई नहीं, उसका नियम नहीं बने। तो अधिसूचना तो उसकी 99 में आ गई, मोड़ तेली ये जाति की, लेकिन इसको लागू अपने ही कलम से इनके ही मुख्यमंत्री काल में 2000 में ये अब क्लियर है। और बीजेपी का जो आईटी सेल है वो इसको झूठ फैला रहा है, केवल वही एक पन्ना बाहर ला रहा है जो आपको अधिसूचना जारी हुई थी, ये देखिए। लेकिन इस पर जो नोटिफाई किया गया सिग्नेचर करके, वो मोदी जी के कार्यकाल में किया गया, उस पूरे पोर्शन को छुपा लिया भाजपा का आईटी सेल का। मतलब है झूठ की दुकान। और कोई प्रधानमंत्री जब झूठ बोल देते हैं संसद में तो आप सोच सकते हैं। तो यह स्थिति है। तो अब ये ओबीसी खुद के ओबीसी कहने से भी अब बात नहीं बन रही। पहली बार 2019 में मंत्रियों को ओबीसी के आधार पर मंत्री का कोटा तय किया गया, केंद्रीय मंत्रियों का। और ओबीसी की आड़ में मुस्लिम और ईसाई जो धर्मांतरित हो चुके हैं उनको आरक्षण देने का काम भी इन्हीं की जनसंघ सरकार ने, जनसंघ मोरारजी जी की सरकार ने, क्योंकि एससी एसटी में वो नहीं ले सकते थे, तो ओबीसी की आड़ में मुस्लिम ईसाइयों को आरक्षण दिया गया, जिसको बड़े गर्व से मोदी जी ने कहा कि जब मैं गुजरात में था तो 70 मुस्लिम जातियों को ओबीसी का लाभ देता, तो बड़े गर्व से कह रहे हैं। उसी ओबीसी के नाम पे वोट, ओबीसी का सबसे बड़ा वर्ग हो गया क्योंकि उसमें रोज एक जाति शामिल होती है। ये संविधान का साफ वायलेशन है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र ही ओबीसी जातियों को तय करे। मोदी सरकार उस पर लाकर अध्यादेश और संविधान में संशोधन करके ये कर दिया कि पहले भी राज्य करते थे, पर सुप्रीम कोर्ट ने रोकना चाहा क्योंकि हर राज्य चुनाव के समय अपने 2-4 जातियां डाल देती है। और 14 के बाद तो मोदी जी की सरकार ने ना जाने कितनी जातियां डाल दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र ही तय करे, पर उसको राज्य के अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट ने हटाया उसको पुनः बहाल संविधान संशोधन से मोदी जी की सरकार ने किया। तो अब उसमें जितनी सब जातियां शामिल कर दीजिए। जैसे नीतीश कुमार ने दलित है, दलित वर्ग से एक पासवान को छोड़ दिया, रामविलास पासवान की जाति को, और महादलित करके बाकी सबको जोड़ दिया, हो गया चुनावी जाति। जैसे पिछड़ा, तो पिछड़ा में सब थे, तो यादव को अलग करके अति पिछड़ा कर दिया, अब उसकी पूरी जाति। तो ऐसे ही राजनीति की दुकान है। तो इसमें हर, अब देखिए मराठे, जो वीर मराठे थे, वीर जिन्होंने मुगलों को हटाया, ओबीसी के लिए वहां पर लड़ रही है महाराष्ट्र में। तो ओबीसी का मतलब पॉलिटिकल लोगों की दुकान, दुकान सजा, सबको भरो, असली फायदा मुस्लिम और ईसाई को दो, लेकिन हिंदुओं को बरगलाए रखो, भ्रमित रखो। तो उसी के लिए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर मोदी जी ने ओबीसी वोट वर्ग को साधा, जो सबसे बड़ा वर्ग हो चुका है, उसमें शामिल होते होते खूब बड़ा वर्ग, ताकि ओबीसी को सम्मान तो सिर्फ हम ही दे सकते हैं। इनको कर्पूरी ठाकुर 14 के बाद तक याद नहीं आए थे, यानी 24 की संभावना में कहीं कोई डेंट ना लगे, इसलिए सबसे बड़े वर्ग ओबीसी को साधा और कर्पूरी ठाकुर को दिया। लालकृष्ण आडवाणी, जिस लालकृष्ण आडवाणी को उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मंच पर आने नहीं दिया, मंच पर आने नहीं दिया, जो लालकृष्ण आडवाणी भाजपा के लिए, मैं हिंदुओं के लिए नहीं कह रहा हूं, हिंदुओं के लिए तो जिन्ना की मरसिया पढ़ के, जिन्ना की तारीफ करके और बाबरी ध्वंस को काला दिन है मेरा काला दिन कहा के वो हिंदुओं की सहानुभूति तो खो चुकी। लेकिन भाजपा को 2 सीट से इतना बड़ी पार्टी आडवाणी ने बनाया, उस आडवाणी को मोदी जी ने निचुड़े हुए नींबू की तरह बाहर कर दिया। जिसने रथ चलाए राम मंदिर आंदोलन के लिए, उस आडवाणी जी को प्राण प्रतिष्ठा में घुसने नहीं दिया। मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता में जब हुआ था, उन मुरली मनोहर जोशी को घुसने नहीं दिया। जिस कल्याण सिंह के रहते टूटा था, ध्वंस हुआ था, उस कल्याण सिंह को 5 अगस्त 20 को भूमि पूजन में घुसने नहीं दिया। तो ये जो भाजपा के अंदर का डैमेज था कि नरेंद्र मोदी खुद सब कुछ करते जा रहे हैं अपने नाम पे, जो राम मंदिर आंदोलन में कहीं था नहीं, वो राम मंदिर आंदोलन का अगुवा बनने का प्रयास है, आडवाणी को देने का था,
भाजपा के परिवार को जोड़े रखना, क्योंकि भाजपा में विद्रोह शुरू हो गया था। कई पूर्व मुख्यमंत्री जो पूर्व हो चुके हैं, कई ताकतवर मंत्री जो इसको लेकर गुस्सा में थे, और खुद ही भाजपा और संघ दरक रहा था। तो उस भाजपा और संघ को साधने के लिए इन्होंने आडवाणी का तब इस्तेमाल किया, उससे पहले तो निचोड़ के फेंके हुए थे। तीसरा उन्होंने नरसिम्हा राव को दिया। नरसिम्हा राव को जो उन्होंने दिया वो बाबरी विध्वंस के लिए नहीं दिया, वो अपना क्रेडिट वो किसी शेयर नहीं करते, जबकि बाबरी विध्वंस में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, तो दूर भी नहीं थी। उन्होंने खुद ही कहा कि हम तो दिल्ली में बैठे थे, आराम फरमा रहे थे, दिल्ली में बैठे थे, हम विमान लेके गए, आडवाणी जी को लाके, सबके चेहरे फक फक थे। वो मधु किशोर को उन्होंने कहा था, वो भी दिखा सकते हैं, सबके चेहरे उड़े हुए थे और लगा क्या हो गया। यानी भाजपा के हाथ पांव फूल गए थे, क्योंकि भाजपा और संघ तो बचाने में लगे हुए थे संघ के कार्यकर्ता बाबरी मस्जिद को तुड़वाने के पीछे। तो स्वरूपानंद सरस्वती शंकराचार्य जी, नरसिम्हा राव जी और ब्रह्मदत्त जी, भाजपा का एक नेता जो ब्रह्मदत्त जी और संतोष दुबे जी जैसे योद्धा लगे हुए थे। तो पीवी नरसिम्हा राव देश के 10वें प्रधानमंत्री थे और 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक प्रधानमंत्री रहे। अर्थव्यवस्था को खोलकर कोटा राज, जो इंस्पेक्टर राज सिस्टम था, उसको खत्म किया था इन्होंने। पर इन सब के लिए नहीं दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने इनको कांग्रेसियों का, वो कांग्रेसी वर्ग जो गांधी परिवार से विचलित है, जिस गांधी परिवार ने पार्टी को खत्म किया, उसके अलावा जो कांग्रेसी जिनको वो शामिल करते हैं, जो नरसिम्हा राव से अपने आप को आइडेंटिफाई कर सके, उसको जोड़ने के लिए। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, क्योंकि तेलुगु भाषी थे, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पार्टी की संभावना के लिए इनको दिया। साथ ही ब्राह्मण वर्ग को दिया, ताकि ये मैसेज, ब्राह्मणों का वोट यूपी में छिटक रहा है और सब जगह, क्योंकि ब्राह्मणों की हत्या इस दौर में बहुत हुई। हिसाब चुकता, जब मुखिया ही, राष्ट्र का मुखिया ही हिसाब चुकता बोल देगा, तो आज यूपी में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हुई। तो ब्राह्मण को साधा, तेलुगु को साधा और गांधी परिवार से इतर कांग्रेसियों को साधा। इसलिए इनको, नरसिम्हा राव को जो है आपको भारत रत्न दिया गया। चौथा, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो है वो देश के 6ठे प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल बहुत छोटा था। 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री की शपथ लिया और सिर्फ 170 दिन के बाद ही उनको पद छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनकी सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई और जनता पार्टी की सरकार 3 साल में भरभरा कर गिर गई। मोरारजी प्रधानमंत्री थे, मोरारजी को हटा के फिर चौधरी चरण सिंह बने और फिर उसके बाद तो इंदिरा ही गई जो है बाद में। चौधरी चरण सिंह किसानों के बहुत बड़े नेता थे, इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। और 77 में उनके नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। पूरा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा है, वो चौधरी चरण सिंह जी के विचारों से अपने आप को कोरिलेट करता है। और चौधरी चरण सिंह जी के बेटे अजीत सिंह, अजीत सिंह का बेटा जयंत को भी वो ला रहे हैं। तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें कहीं डेंट ना लगे। और सुनने में आ रहा है हेमा मालिनी शायद इस बार चुनाव नहीं लड़ेगी, मथुरा से शायद जयंत को खड़ा करेंगे। चौधरी चरण सिंह जी और उनके परिवार को सम्मान देके पुनः जयंत और अजीत जो चुनाव हार रहे थे उनको स्थापित करके, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में किसान वोट के लिए, क्योंकि किसान के नाम पर इनका बहुत डैमेज हो चुका है, 1.5 साल तक किसानों ने आंदोलन किया, सड़क रोके, तो वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए अब चुनाव के समय इनको चौधरी चरण सिंह जी के चरण में जाना पड़ा, चरण के पादुका लेने के लिए उनको जाना पड़ा किसान वोट के लिए, तो उनको भारत रत्न दिया। उसके बाद डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जिनको हरित क्रांति का अगुआ कहते हैं, और 60 और 70 के दशक में भारतीय कृषि में क्रांतिकारी, यानी पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा, जमीन की उर्वरता बहुत समाप्त हुई, लेकिन पेस्टिसाइड आदि का प्रयोग करके, यूरिया आदि का पैदावार को बहुत हाई ले जाना है, ये डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने ये किया और खाद्य सुरक्षा जो उस समय बहुत खराब थी उस लक्ष्य को प्राप्त किया। स्वामीनाथन आयोग भी बना। तो स्वामीनाथन आयोग कृषि में पूरा
किसान पूरी तरह से भी फिर से आंदोलन पे उतरे हुए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू करना चाहते हैं। वो मोदी तो लागू नहीं कर रहे हैं किसानों के लिए, पर किसानों को एक झुनझुना थमा दिया स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देकर। तो किसान को डबल बरसा था, क्योंकि किसान इनसे सबसे ज्यादा नाराज, ये चौधरी चरण सिंह को देकर और स्वामीनाथन जी को देते हुए। तो प्रधानमंत्री का यह पूरा दाव राजनीतिक है। चुनाव आते ही उनको हर वोट, और ये उनकी बड़ी उपलब्धि भी है, ब्रेन है उनके पास कि किसको कैसे बरगलाना है, भ्रमित करना है, इसका धंधा वो बहुत लंबे समय से 13 साल उधर और 10 साल इधर, 23 साल उससे पहले। एक आपको उदाहरण देता हूँ, राजदीप सरदेसाई की किताब में है, राजदीप सरदेसाई से इनकी बहुत गहरी दोस्ती थी उस समय। उसके बाद तो अपने आप को फिर गुजरात दंगे के बाद से अलग हुए। तो जब मोदी जी का कारगिल में थे, तो कारगिल में युद्ध हो रहा था, तो यहां तो दिल्ली में रह के मीडिया पूछेगी नहीं, तो कैसे मीडिया की नजर में आना, तो ये कारगिल पहुंच गए। और वाजपेयी जी ने फोन किया, प्राइम मिनिस्टर थे, कि कहां हो तुम? तो कारगिल में। तो तुम क्या कर रहे हो कारगिल में? तो सेना का हौसला अफजाई करने आया। और हौसला अफजाई के नाम पे क्या, पार्टी की तरफ से अघोषित, प्रवक्ता इन्हें नहीं थे, बाइट देना शुरू किया, मीडिया में अपना चेहरा चमकाना शुरू किया। ऐसे ऐसे ये काम शुरू से करते रहे। संसद भवन के बाहर बारिश भी हो तो छाता पकड़ के बैठे खड़े हो जाते थे कि वहां संसद भवन के बाहर की मीडिया को पार्टी का कोई भी नेता यदि नहीं मिलेगा सीनियर, तो हमारा बाइट पार्टी से ले लेगा। इसी तरह के कर्तव्य में ही बड़े माहिर रहे इनका। अगर आप पूरा कर्तव्य देखोगे, पूरा कर्तव्य रहा इनका। तो इसलिए उन्होंने ये पूरा चुनावी रणनीति के तहत भारत रत्न बांटे हैं, बिल्कुल भूजे की तरह भारत रत्न बांटे हैं। और इससे साफ दिख रहा है कि प्रधानमंत्री पूरी तरह से चुनावी मोड में है। वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम चुनाव में हम सबके नेता हैं, परंतु वो उनका पूरा गणित चुनावी है। वैसे भी जब ईवीएम बनाने वाली मशीन जो है, उसके डायरेक्टर में 3-3, 4-4 भाजपाई हों, तो उनको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। 400 पार वो हो ही जाएंगे। ईवीएम बनाने वाले, मशीन बनाने वाली कंपनी में भाजपाई बैठे हुए। ये आपको अभी एक पूर्व सचिव ने चिट्ठी लिखकर एक्सपोज किया है, आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा, मैंने तो नहीं किया पर देखा होगा। तो लेकिन वो सीधे आ जाए तो कैसे बनेगा बात। तो ये सब भी कर्तव्य करने पड़ते हैं ताकि लोगों को पूरा हो कि भाई चुनाव के लिए इतना मेहनत हो रहा है, 400 सीट का लक्ष्य तो ईवीएम से ही पाया जा सकता है, ये साफ दिख रहा है। लेकिन फिलहाल तो भारत रत्न, चुनावी भारत रत्न के लिए मोदी जी ने एक साल में 5-5 भारत रत्न दे दिए, और ये उनके तरीके शुरू से रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय श्री राम।